हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा, जब आप लोग फ्रेंचाइजी लेते हो ना, उस समय आपके माइंड में बहुत सारे मिथ होते हैं। उन मिथ को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम किसी से फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं कंपनी से, तब हमें लगता है कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद हम तो अब फ्री हो गए, फ्रेंचाइजी अपने आप रन करेगी। ऐसे बहुत तरह के डाउट्स और गलतफहमी आपके मन में होती है। इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। अगर आप लोग फ्रेंचाइजर हो या फिर फ्रेंचाइजी हो, इस वीडियो को डेफिनेटली पूरा एंड तक देख के जाना, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोनों के डाउट्स और मिथ मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। सबसे पहली चीज़, फ्रेंचाइजी इज़ फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। देखो, ये लाइन बिल्कुल सही है। आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में क्यों जाते हो? क्योंकि आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अलग सिटीज़ में जाना है, स्टेट में जाना है। पॉइंट बिल्कुल सही है, बट ये गलत कहाँ पर होता है? जब आप खुद लॉस में चल रहे हो फिर आप एक्सपेंशन की सोच रहे हो। देखो, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। सबसे पहले ना आपको देखना है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल कैसे होगा, वो बिजनेस आपके बिना कैसे चलेगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस आपको बिजनेस के अंदर बनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको स्केलेबिलिटी पे सोचना है। फ्रेंचाइजी की मदद से हम क्या करते हैं, बिजनेस 1 साल 2 साल 3 साल रन करने के बाद लगता है इतना प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, हम इतना पैसा नहीं बना पाए, तो आइडिया आता है फ्रेंचाइजी देना चालू कर देते हैं, जिससे उनसे रॉयल्टी आएगी, पैसा आएगा। बट वो आइडिया बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक आप खुद प्रॉफिटेबल नहीं हो ना, आप दूसरे को नहीं बता सकते कि कैसे प्रॉफिटेबल होना है, कैसे रन करना है, कितना उसको इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी गलतफहमी जो हम पाल लेते हैं, फ्रेंचाइजी विल मेक यू रिच। देखो, अगर आप किसी फ्रेंचाइजर से फ्रेंचाइजी ले रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई वर्क नहीं करना है, सिंपली लेने के बाद वो अपने आप चलेगी और अपने आप पैसा बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। देखो फ्रेंड्स, अगर ईजिली पैसा बनना होता ना, तो फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी कभी देता ही नहीं है। वो खुद अपना आउटलेट खोलेगा आपकी सिटी में आके, क्योंकि सारा प्रॉफिट वो खुद लेके नहीं जाएगा। आपको प्रॉफिट शेयरिंग क्यों दें? उसको भी पता है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मार्केटिंग करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके रिटर्न आता है, आउटपुट आता है। तो ये गलतफहमी कभी मत पालना कि फ्रेंचाइज लेने के बाद तो पैसा ही पैसा आएगा। वो सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। आपको खुद टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोगों से नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी फ्रेंचाइज बिजनेस सक्सेसफुल होगा। देखो, फ्रेंचाइज बिजनेस ऑब्वियसली दूसरे बिजनेस से आपको ज़्यादा रिटर्न देगा, ज़्यादा जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सारे प्रूवन मेथड्स होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस पर जाके बैठना नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं करना है। आपको वर्क तो फिर भी करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क तो फिर भी करना ही पड़ेगा। फ्रेंचाइजी आपको कभी भी अपने आप पैसा बना के नहीं देगी। तीसरी मिथ, रनिंग अ फ्रेंचाइजी इज हार्ड। देखो, हार्ड तो है फ्रेंचाइजर के लिए भी और फ्रेंचाइजी के लिए भी, बिल्कुल सही बात है। जिसने भी कहा है, लिखी है, बिल्कुल सही बात लिखी है। बट इसके प्रो और कॉन्स भी है। देखो, अगर आप फ्रेंचाइजर हो ना, सिर्फ 2 फ्रेंचाइजी बांटने से, 3 फ्रेंचाइजी बांटने से आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। आपको प्लान करना पड़ेगा स्केलेबिलिटी के ऊपर। अब ये क्या होता है? देखो, आज आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हो ना, तो स्केलेबिलिटी से प्रॉफिटेबिलिटी आती है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा मास में प्रोड्यूस कर पाते हो, खरीद पाते हो। डीमार्ट क्या करता है? डीमार्ट आपको डिस्काउंट्स क्यों दे पाता है इतने हैवी? आपने कभी सोचा है? डीमार्ट बहुत ज़्यादा बल्क में परचेज करता है, तो वो डिस्काउंट का भी डिस्काउंट लेकर आ जाता है। मतलब डीमार्ट इतना हैवी डिस्काउंट्स लेकर आता है ना, कि दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर या फिर दूसरा सप्लायर लेकर आ नहीं पाता। अब डीमार्ट जब इतने बड़े बड़े डिस्काउंट्स लेकर आता है, तो उसके पास मार्जिन्स होता है बड़े डिस्काउंट्स अपने कस्टमर को देने में। अब ज़्यादा कस्टमर्स को डिस्काउंट देता है, तो ज़्यादा कस्टमर्स डीमार्ट के पास आते हैं। ऐसे करके ये बिजनेसेस ग्रो होते हैं। तो स्केलेबिलिटी आपको सबसे पहले देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर आप एक फ्रेंचाइजी हो, किसी फ्रेंचाइजर से लेने जा रहे हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, फ्रेंचाइजी चलाने में डेफिनेटली मुश्किल आता है शुरुआत के अंदर, क्योंकि सबसे पहले आप सेटअप करोगे, सारी चीज़ें लगाओगे, बिजनेस को समझोगे। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप फ्रेंचाइजर से फ्रेंचाइजी लो, तो क्या वो स्केलेबिलिटी पे वर्क कर रहा है? ऐसा तो नहीं है 2-3 फ्रेंचाइजी पे वो ऑपरेट कर रहा है, वहाँ वो स्केलेबिलिटी कभी नहीं ला पाएगा। बेकरी की फ्रेंचाइज है, जैसे रॉयल बेकर्स। अब इन लोगों ने बहुत तेज़ी से अपना एक्सपेंशन करा। अब सूरज जी जो इनके ओनर है, वो बल्क के अंदर सामान खरीदते हैं। उससे फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आज में केक बनाना है, अगर मैं 100 केक के रॉ मटेरियल्स लेकर आऊँगा, तो ऑब्वियसली मुझे कम डिस्काउंट मिलेगा। हो सकता है 5% मिले, 10% मिले। बट अगर मैं सामने वाले से कह रहा हूँ कि मुझे 1 लाख केक प्रोड्यूस करने हैं, उसके ऊपर मैं एक साथ आपको कैश पे करूंगा, बट मुझे 15% का डिस्काउंट चाहिए, 20% का डिस्काउंट चाहिए, तो सामने वाला ईजिली आपको डिस्काउंट दे देगा। जितना स्केलेबिलिटी पे वर्क होगा, उतना ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। सो रनिंग अ फ्रेंचाइजी इज़ डेफिनेटली हार्ड है, बहुत हार्ड है। बट हाँ, अगर आपका फ्रेंचाइजर अच्छा है, स्केलेबिलिटी के ऊपर वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी एक टाइम के बाद। अब
चौथी गलत फहमी, आईपीआर स्ट्रांग रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक ट्रेडमार्क ले लो, कॉपीराइट ले लो, काफ़ी है, 15-20-25 हज़ार रुपये में काम हो जाता है। ये सबसे बड़ा गलती है, वो है फ्रेंचाइजर की भी और फ्रेंचाइजी की भी। देखो, अगर आपके आईपीआरस होते हैं क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो स्ट्रांग नहीं है ना, तो फ्रेंचाइजी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। स्टारबक्स के पास इंडिया में हल्दी का दूध सुना ना आपने, उस चीज़ का भी पेटेंट है। अमेरिकन कंपनी इंडिया में आके पेटेंट फाइल कर गई। आज स्टारबक्स वही हल्दी वाला दूध, इतना सा कप आता है ना, वो 800 रुपये का बेचता है। क्यों? उन्होंने इनोवेशन करा, पेटेंट करा है, हर चीज़ का उनके पास कॉपीराइट है, हर टेक्नोलॉजी उनकी कॉपीराइटेड एंड पेटेंटेड है। क्यों करा पाए? क्योंकि वो चीज़ उसके ऊपर वो एक्सपेंस करते हैं। अब ये आपको कैसे करना है, इस पर कैसे प्रोसीड करना है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक फ्रेंचाइजर हो तो ट्रेडमार्क का मतलब ये नहीं होता एक क्लास में जाके अपने एक वर्ड मार्क ले लिया, काम करता हूँ, नहीं। आपको डिफरेंट एंड मल्टीपल क्लासेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका नाम अगर यूनिक नहीं है, दूसरा भी यूज़ कर रहा है, आपने किसी को फ्रेंचाइजी दी, लेट सपोज जयपुर के अंदर, सामने वाले उसका नाम डाल के बैठ गया उससे नाम से रिलेटेड, तो उसको लगेगा यार मेरे नाम से रिलेटेड कोई भी दूसरा बिजनेस कर रहा है, तो मेरे को क्या फ़ायदा हुआ रॉयल्टी पे करने का इन सब चीज़ों का। एडिडास, पूमा, नाइकी, जब ये लोग अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं ना, तब ये लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारा नाम और कोई यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ जिसने हमें रॉयल्टी पे करी है, लमसम अमाउंट दिया है, वही हमारा नाम यूज़ कर सकता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट्स को आपको हायर करना पड़ेगा, या लॉ फर्म्स को के साथ आपको डील करनी पड़ेगी कि आप हमारे आईपीआर्स को देखो, वो पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और ट्रेडमार्क। नाम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रांड प्रोटेक्शन नहीं है तो उस नाम का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने गलती से भी स्टारबक्स का नाम कॉपी करा ना, तो स्टारबक्स तुरंत आप पे आके केस फाइल करता है, चाहे फिर वो डोमिनोस हो, पिज़्ज़ा हट हो, या फिर मैकडोनल्ड्स हो। तो ये चीज़ आपको देखनी है। प्लस आपको ये भी देखना है कि आपका नाम ज़्यादा कॉमन ना हो। देखो, पिज़्ज़ा हट ने अपना नाम है ना पिज़्ज़ा के ऊपर ही रख दिया, बट वह पॉइंट क्या, आज मैं भी जाके ना पिज़्ज़ा के नाम के आगे कोई चीज़ जोड़ दूँ ना, उसका ट्रेडमार्क लेकर आ जाऊँगा। क्यों? पिज़्ज़ा एक जेनेरिक वर्ड है, वही डोमिनोस के साथ में कुछ जोड़ के नया ट्रेडमार्क नहीं ले सकता, मैकडोनल्ड्स के साथ नहीं ले सकता। तो ये चीज़ आपको देखनी कि आपका नाम बिल्कुल नया हो, शुरुआत से आप उसकी ब्रांडिंग करो, शुरुआत से आप उसकी प्रोडक्शन में पूरा पैसा खर्च करो, तब जाके आप लोग एक अच्छी ब्रांड बना पाओगे। देखो, आपको लग रहा होगा एक अच्छा आईपीआर अटॉर्नी साल का 2-3 लाख रुपए तो लेगा, 2-3 लाख रुपए का खर्चा हमारा बैठ गया ट्रेडमार्क के ऊपर। डेफिनेटली 1 से 3 लाख रुपए मान के चलो आपका खर्चा लगेगा। बट अब इसको ऐसे लो, फ्रेंचाइज बांट रहे हो ना, 100 फ्रेंचाइजी तक आपको बांटना है, ये समझ लो। 100 फ्रेंचाइजी आपके लिए वर्क कर रही है, एक फ्रेंचाइजी से आपको इतना रॉयल्टी अमाउंट आ रहा है। अगर आप साल का 1 लाख रुपए आईपीआर लॉयर के ऊपर खर्च भी कर रहे हो ना, तो ये समझो कि वो 1 लाख रुपए 100 से डिवाइड कर लो, तो 1000 रुपये पर फ्रेंचाइजी आपको पड़ गया। इस तरीके से स्केलेबिलिटी की मदद से आप कॉस्ट को रिकवर करते हो। अगर आप फ्रेंचाइजी हो ना, ट्रेडमार्क की वर्थ को चेक कराओ, ट्रेडमार्क के स्टेटस को चेक कराओ, देखो कहीं इसके मार्क्स डिल्यूटेड तो नहीं है आपके फ्रेंचाइजर के, जिससे आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, मालूम पड़ा वो नाम तो और भी कोई यूज़ कर रहा है, इनके प्रोसेस कोई और यूज़ कर रहा है, और आईपीआर से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस फ्रेंचाइजी में आपको कभी मज़ा नहीं आएगा, वो कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नहीं दे पाएगी। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। तो ये कुछ चीज़ें आईपीआर से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखनी है अगर आपको फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजर के बिजनेस में जाना है तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिथ की, वो है कंसल्टिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। देखो, हम में से कई लोगों को क्या लगता है, अगर मैं फ्रेंचाइजी के बिजनेस में जाना है, चाहे फ्रेंचाइजर बनना है फ्रेंचाइजी बनना है, कंसल्टिंग क्यों लेनी, सामने वाला समझा तो रहा है, अगर वो एग्रीमेंट भी देता है ना फ्रेंचाइजर, तो फ्रेंचाइजी आजकल उसको रीड नहीं करता है, सीधा साइन कर देता है कि यार 50 पन्ने का एग्रीमेंट है, कौन पढ़ेगा, हमें समझ में तो आ नहीं रहा, फटाफट साइन कर दो। वह आपके लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है जीवन की। दूसरी चीज़, ना तो आप उस फ्रेंचाइजर की ऑडिट करवाते हो, ना कुछ चीज़ों को चेक कराते हो, सीधा फ्रेंचाइजी ले लेते हो। आपको लगता है कंसल्टिंग में कौन पैसा अपना खर्च करे, सबसे बड़ी मिथ है एंड गलती है। देखो, अगर मुकेश अंबानी 1000 करोड़ का बिजनेस करेगा ना, तो वो 1 करोड़ कंसल्टिंग में डालता है। वो मैकेंसी के कंसल्टेंट को बुलाता है, उनको बोलता है कि मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करो, क्या ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। देखो, कंसल्टेंट क्या करते हैं, उनको आपसे कोई प्रॉफिट में इंटरेस्टेड नहीं होता, उनको सही राय देनी होती है आपको। वो लोग एक्सपर्ट होते हैं अपने डोमेन्स के अंदर, तो वो लोग आपको अच्छे तरीके से एंड बेस्ट वे के अंदर बता सकते हैं कि ये फ्रेंचाइजी आपके लिए ठीक है या नहीं है। इसलिए कंसल्टेंट को हायर करना ज़रूरी है। उनको दिखाओ कि जो मॉडल फ्रेंचाइजर मेरे को दे रहा है वो सही है या नहीं है। दूसरी चीज़, उनको दिखाओ कि जो एग्रीमेंट है वो सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कल एग्रीमेंट आपके ऊपर ही हावी हो जाए, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट है। तीसरी चीज़, ब्रांड की ऑडिट कराना सामने वाले की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद भी इस चीज़ को कर सकते हो या किसी एक्सपर्ट्स को बोल सकते हो, वो आपकी मदद करेंगे। ऐसा तो नहीं है फ्रेंचाइजर जो मेन वाला है उसने 500 लोगों तक अप्रोच करा, 200-300 लोगों ने उसकी फ्रेंचाइजी ले ली, बाद में अल्टीमेटली 100 तो बंद ही हो गए।
तो वो चीज़ को भी चेक करना ज़रूरी है। प्लस जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी ऑपरेट कर रही है ना, उनके स्टोर्स में जाओ, सबसे पहले कस्टमर्स बन के जाओ, उसके बाद क्वारी रेस करो। एक बार दो बार कस्टमर बन के जाओ, खुद एक चीज़ों को देखो कस्टमर की नज़र से, क्या मैं इस चीज़ को परचेज़ करूँगा, क्या मुझे अच्छी सर्विस मिली, क्या मुझे वैल्यू फॉर मनी मिली। फिर उसके बाद जाओ एग्जामिनेशन करने एंड प्लस ऑब्जर्वेशन करने, वहाँ देखो, उनसे बातें करो, उनके एम्प्लॉयज़ से बातें करो, ओनर से बात करो, उससे आपको आइडिया लगेगा। इसलिए कंसल्टिंग लेना ज़रूरी है, रिसर्च करना ज़रूरी है, जिससे जो आप 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए डालो वो कभी डूबे ना। इसलिए मैं कहता हूँ कंसल्टिंग लो, हमेशा बेस्ट वे है सिक्योर रहने का इसके अंदर। अब हम बात करेंगे मास्टर फ्रेंचाइजी के बारे में कि ये क्या होता है एंड कैसे इसकी मदद से आप रिच बन सकते हो एंड क्या ये सही में फ़ायदेमंद है। देखो, आपकी जेब में पैसा नहीं है, आप खुद फ्रेंचाइजी खोलना नहीं चाहते, आपको पता है बहुत ज़्यादा झंझट है, बट आपके लिंक्स अच्छे हैं, प्लस कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर आना चाहती है, या कोई साउथ की कंपनी है, वो राजस्थान में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, वहाँ पे अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। अब उनको पता है कि वहाँ पे जाओ, इन्वायरमेंट को समझो, लोगों से बात करो, इन्वेस्टर ढूंढो, बहुत ज़्यादा टाइम एंड कॉस्ट जाएगी, तो वो ढूंढते हैं मास्टर फ्रेंचाइजी। अब मास्टर फ्रेंचाइजी क्या करता है, कैसे ऑपरेट करता है, इस सब चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मास्टर फ्रेंचाइजी क्या करेगा, उसके पास ऑलरेडी इन्वेस्टर रेडी होते हैं। अब मास्टर फ्रेंचाइजी को सिर्फ एक सिंपल चीज़ करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। उसको 100-200 ऐसे इन्वेस्टर ढूंढने उस स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर, जो मेन कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ले। अगर आपके सोशल लिंक्स अच्छे हैं, आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं, या फिर आपके वाइड रेंज ऑफ कॉन्टैक्ट्स है बिजनेसमैन के साथ, और आपको लगता है कि मैं राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, किसी भी एक स्टेट के अंदर मेरी अच्छी पकड़ है, वहाँ पे मैं ईजिली फ्रेंचाइज खुलवा सकता हूँ। खुद खोलने के लिए तो देखो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्लस आपको टाइम भी देना पड़ेगा। आपको पता है कि मैं ज़्यादा लंबे समय तक टाइम नहीं दे सकता, प्लस ज़्यादा पैसा मैं खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो मास्टर फ्रेंचाइजी बन जाओ। डेफिनेटली उस एग्रीमेंट के अंदर आपके ऊपर टारगेट्स लगाए जाएंगे कि एक साल में आपको इतनी फ्रेंचाइज खुलवानी है, नेक्स्ट ईयर इतनी खुलवानी है, उसके बाद इतनी खुलवानी है। बट उसका फ़ायदा समझाता हूँ क्या है। अभी आप 50 लाख रुपए लगा के खुद एक फ्रेंचाइजी खोल रहे थे, मास्टर फ्रेंचाइजी के अंदर आप किसी से राइट्स लेकर आओगे, हो सकता है बॉम्बे की कोई फेमस फ्रेंचाइजी है, यूके यूएस की है, उनसे राइट्स ले आओगे और वो आपको टेरिटरी डिफाइन कर देंगे कि इस एरिया में फ्रेंचाइज खुलवा सकते हो। उसके ऊपर लेट्स सपोज एक फ्रेंचाइज से रॉयल्टी आती है 20 लाख रुपए की, तो कुछ हिस्सा आपको जाएगा, कुछ हिस्सा मेन कंपनी को जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इसके अंदर और ग्रो करना है, तो अलग अलग स्टेट्स की आप फ्रेंचाइजी का ले सकते हो कि मुझे वहाँ की भी मास्टर फ्रेंचाइजी बना दो। प्लस आपको हर महीने रॉयल्टी भी आएगी। देखो, अगर एक फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी से पर मंथ 1 लाख रुपए कमा रहा है ना, तो उसमें आपका भी कुछ शेयर रहता है, तो पर मंथ आपकी इनकम बन गई। अब आप एक फ्रेंचाइजी से नहीं कमाओगे, आप कमाओगे 100 फ्रेंचाइजी से। ये आपको तब करना चाहिए जब आपके सोशल मीडिया लिंक्स बहुत वाइड हैं, आप सेल्स निकाल सकते हो, इन्वेस्टर्स ला सकते हो, बट हाँ आपको लंबा गेम खेलना है, क्योंकि पेशेंस, हार्डवर्क बहुत रखना पड़ता है। उसके बाद भी एक चीज़ का ध्यान रखना, मास्टर फ्रेंचाइजी के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन 100 फ्रेंचाइजी की, 200 फ्रेंचाइजी की। कहीं पे डिस्प्यूट होता है, केस होता है, कुछ भी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, आपको ही हर बार आंसर देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव रहना पड़ेगा। बट हाँ, अमाउंट आप अच्छा कमा सकते हो, क्योंकि 100 जनों से मिलकर एक बंदा कमा रहा है, तो 100 फ्रेंचाइजी जिन्होंने इन्वेस्ट करा है, वर्क कर रहे हैं 100 लोग, उस 100 लोग आपके लिए कमा रहे हैं, तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट कमाओगे इस चीज़ के अंदर। सो मास्टर फ्रेंचाइजी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको लॉन्ग टर्म कमाना है एंड बहुत बड़ा अमाउंट एंड कैपिटल कमाना है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डाउट्स एंड मिथ जो फ्रेंचाइजी से रिलेटेड थे। अगर आप लोग फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजर का बिजनेस करना चाहते हो, इस बिज़नेस के अंदर आना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसको आप वापस देखो, चीज़ों को समझो, नोट डाउन करो, जिससे आप कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन को मिस ना करो। एंड कहीं ऐसा ना हो 40-50 लाख रुपए डालने के बाद फ्रेंचाइजी के अंदर आपको उसका कोई रिटर्न ना मिले। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए शुक्रिया। हमने इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आपको दिख रही होगी। प्लेलिस्ट को जाओ, फटाफट से फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ये पूरी प्लेलिस्ट हमने आप लोगों के लिए फ्री में बनाई है, जिससे अगर आप इस तरह का बिजनेस में जाते हो या करते भी हो, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए थैंक यू।